मध्यकालीन भारत की जो है श्रृंखला में अपने अगले टॉपिक के साथ में जुड़ जाते हैं। और हमारा टॉपिक है भारत में तुर्कों का आगमन। जैसा कि मैंने आपको कल जो है इसके बारे में बताया था। तो भाई यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है कि आखिर ये तुर्क हैं कौन। तुर्क तो अगर हम इनका मूल निवास माने, मूल निवास क्या आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है दक्षिण पश्चिम चीन व उत्तर पश्चिम चीन के मूल निवासी हैं। और ये लोग जब उमय्यद वंश के खलीफाओं के संपर्क में आए, उमय्यद वंश के खलीफाओं के संपर्क में आए, तो इन लोगों ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। ये लोग इस्लाम धर्म को मानने लगे। और इसके बाद ये लोग यहां से पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। एक देश है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। यहां पे एक देश है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, और ये पड़ेगा आपका मध्य एशिया में। आप जब भी वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम वाले जो हिस्सा है, यहाँ पे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर बलूचिस्तान और फिर जो है कजाकिस्तान, ये जितने भी तान हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। तो यही मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में एक देश है तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ का जो शासक है वो है इसी समय अब्दुल मलिक। यहाँ का शासक कौन है? अब्दुल मलिक जो है यहाँ का शासक है। और ये किस वंश का है? तो ये है सासानी वंश का। सासानी वंश से संबंधित है ये अब्दुल मलिक। और इसी के समय जो है ये जो चीन से माइग्रेट करके तुर्कमेनिस्तान शिफ्ट हुए हैं, इन्हीं को कहा जाता है तुर्क। और इसी के समय यहाँ पे एक तुर्क सेनापति है जो काफी योग्य है, और उसका नाम है अलप्तगीन। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। चीन के रहने वाले कुछ लोग उमय्यद वंश के खलीफाओं के संपर्क में आए और उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान में अब्दुल मलिक यहाँ का जो राजा है, जो शासक है, वो कि सासानी वंश का है। और इसके संपर्क में आया एक सोल्जर अलप्तगीन। और अलप्तगीन जो है सेनापति है, और अपनी योग्यता की दम पर ये जो अब्दुल मलिक है, इसको अलप्तगीन को जो है बुखारा, एक जगह पड़ेगी यही तुर्कमेनिस्तान में, बुखारा का राज्यपाल बना देता है। तो हमने देखा कि भाई अब्दुल मलिक अलप्तगीन की वफादारी और योग्यता से प्रभावित होता है, और इस अलप्तगीन को जो है बुखारा का राज्यपाल बना देता है। समय बीतता है और अब्दुल मलिक की मौत हो जाती है। अब्दुल मलिक की मौत के बाद जो है यहाँ पे
सक्सेशन को लेके या उत्तराधिकार को लेके इसके रिश्तेदारों में युद्ध छिड़ जाता है। अब्दुल मलिक के जो रिश्तेदार हैं, एक तो इसका भाई है और एक जो है इसका अब्दुल मलिक का चाचा है। तो ये दोनों जो है आपस में युद्ध करने लगते हैं कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तभी अलब्तगीन इंटरफेयर करता है और वो चाचा की मदद करने लगता है। लेकिन जो अब्दुल मलिक का भाई है, इसका नाम है मंसूर। मंसूर इसको हराने में सफल हो जाता है और इसकी हत्या कर देता है। अब अलब्तगीन को लगता है कि मैंने साथ दिया था चाचा का, अगर मैं यहाँ पे और रुकूंगा तो हो सकता है मेरी भी हत्या हो जाए। तो ये अलब्तगीन जो है यहाँ से प्रस्थान करता है, पलायन कर जाता है और अलब्तगीन अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ ये आ जाता है गजनी। और यहाँ पे जो है ये गजनवी वंश की नींव डाल देता है। और आपको पता ही है गजनी कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा अफगानिस्तान में। तो आप एक बार फिर से देखिए थोड़ा, तुर्क कौन है? ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमी हिस्से में रहते थे चीन के, लेकिन जब उमैयद वंश के खलीफाओं के संपर्क में आए तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये अच्छे सैनिक हुआ करते थे, बहुत ही बर्बर जाति है। और फिर इसके बाद में जो है ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान में जो है यहाँ सासानी वंश के जो शासक हैं उनके यहाँ इन्होंने सोल्जर का काम शुरू कर दिया। और इन्हीं में एक जो बहादुर सिपाही था उसका नाम था अलब्तगीन। तो अब्दुल हामिद इससे काफी प्रभावित हुआ और इसको बुखारा का राज्यपाल बना दिया। और ये चूंकि अब्दुल मलिक की सेना का सेनापति भी है, एक अच्छा सेनापति है। इसके बाद अब्दुल मलिक की मौत के बाद उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर उसके भाई और चाचा आपस में झगड़ पड़ते हैं। और इसमें जो चाचा है इसका साथ देता है अलब्तगीन, लेकिन चाचा इस युद्ध में मारा जाता है। तो अलब्तगीन भी यहाँ पे जो है काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अफगानिस्तान में गजनी की ओर पलायन करता है अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ, और फिर यहाँ पे गजनवी वंश की नींव डालता है। तो यहाँ तक क्लियर है। हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ गया कि तुर्क कौन है और किस प्रकार से जो है ये अफगानिस्तान में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो चलिए इसके आगे, ये देखिएगा कि भाई यहां पे आ गया अलब्तगीन। अलब्तगीन ने जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी को क्या बनाया? राजधानी। अब चूंकि इसकी मृत्यु हो जाती है एक अच्छा विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद, और इसके पश्चात इसका पुत्र गद्दी पे बैठता है इसहाक, लेकिन जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसहाक के बाद गद्दी पे बैठता है बलक्तगीन, और शीघ्र ही इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। बलक्तगीन के बाद बैठता है पीराई, और ये एक अयोग्य शासक है। ये एक क्या है? अयोग्य शासक है। अब देखिए यहां पे एक व्यक्ति और है और वो है सुबुक्तगीन। तो अलब्तगीन की मृत्यु के बाद इसहाक बनता है रूलर गजनी का, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बलक्तगीन आता है, शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर बैठता है पीराई।
अब चूंकि अलप्तगीन का एक गुलाम है, इसका एक गुलाम है, स्लेव कह सकते हैं हम इसको। हालांकि गुलाम का मतलब ये नहीं है कि ये लोग इनके लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाते थे। ये गुलाम भी काफी योग्य होते थे, अच्छे योद्धा भी होते थे, और जो है ये बहुत ही ज्यादा विद्वान भी होते थे। तो इनका एक गुलाम है सुबुक्तगीन, और अलप्तगीन ने इसकी योग्यता देखते हुए इसको अपना दामाद भी बना लिया था, यानी अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, सुबुक्तगीन से। तो सुबुक्तगीन जो है ये काफी महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्तित्व है ये। अब जब ये देखता है कि भाई इतना बढ़िया साम्राज्य स्थापित किया था अलप्तगीन ने, लेकिन जो है इसकी संतानें उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रही हैं, तो जब सुबुक्तगीन देखता है कि पीराई शासक बन चुका है जो बिल्कुल ही अयोग्य है, तो सुबुक्तगीन जो है इसकी हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, और ये बन जाता है गजनी का शासक। गजनी का शासक बन जाता है ये। और यही वो पहला व्यक्ति है सुबुक्तगीन जो भारत पर आक्रमण करता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि वो पहला तुर्क कौन है जिसने भारत पर आक्रमण किया, यानी पहला तुर्क आक्रमण ये सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। और ये जो आक्रमण है ये यहाँ पे एक राजवंश शासन कर रहा था, हिंदू शाही वंश, और हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल। तो आपको याद रखना है कि जब महमूद गजनवी का ये जो तुर्क जो आक्रमण हुआ है सुबुक्तगीन का, वो पहला आक्रमण हुआ किस पे? हिंदू शाही वंश पे, और राजा था जयपाल। तो पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था ये। अब मुद्दा ये है कि सुबुक्तगीन जो है ये बूढ़ा हो रहा है, और इसके दो बेटे हैं, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है महमूद। तो जब ये अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है तो अपने छोटे बेटे को ये जो है गद्दी पे बैठाता है, बड़े बेटे को ये नजरअंदाज कर देता है, और सुबुक्तगीन की मौत हो जाती है इसको उत्तराधिकारी बनाने के बाद। लेकिन महमूद जो है ये इस्माइल की हत्या कर देता है, और फिर जो है ये महमूद गजनवी के नाम से जो है गजनी की गद्दी पर बैठता है, और 998 में अपना राज्याभिषेक कराता है, यानी कोरोनेशन कराता है, और इसका शासन जो है 1030 तक रहता है। तो ये जो है इसकी शुरुआत होती है महमूद गजनवी की। अब तो हम जो है ये बैकग्राउंड देख रहे थे कि वास्तव में तुर्क हैं कौन, ये कहाँ से आए हैं, और किस प्रकार से इन्होंने अपना जो है विस्तार किया है। आगे चल के हम लोग गजनवी के बाद जो है मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे, और मोहम्मद गौरी के बाद में भारत में सल्तनत काल का प्रारंभ, जिसमें 5 महत्वपूर्ण सल्तनतें हैं जो हम एक एक करके इनकी जितनी भी डिटेल है जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे हम लोग जो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका कि किस प्रकार से जो है अलप्तगीन से शुरुआत हुई और यहाँ पे सुबुक्तगीन तक समाप्त हो गया मामला, और अब आ गया है महमूद गजनवी। तो हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी। चलिए तो भाई महमूद गजनवी ने अपने भाई की हत्या कर और गजनी की गद्दी पे अधिकार कर लिया, और जब इसने अधिकार कर लिया तो अब ये चाहता है
इसके दो ख्वाब हैं। एक तो है धन एकत्रित करना और दूसरा है इस्लाम का प्रचार करना। इसके दो उद्देश्य हैं। तो ये सबसे पहले तो अपने अभियान को एक धार्मिक अभियान बनाना चाहता है और ये जो खलीफा है, खलीफा से सनद प्राप्त करता है। सनद मतलब होती है एक परमिशन लेटर, और ये खलीफा से अपने आप को जो है घोषित करवाता है कि ये क्या है, इस्लाम का रक्षक है, इस्लाम का रक्षक घोषित करवाता है। और खलीफा से ये वादा करता है कि मैं इस्लाम को सारी दुनिया में फैला दूंगा और इसको फैलाने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तो इसको पता था कि जो भारत है, भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ पे खूब सारा धन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। तो ये जो है भारत पर आक्रमण करने की सौगंध खाता है कि मैं भारत को जब तक लूटूंगा जब तक पूरा का पूरा माल जो है मैं आपके चरणों में न रख दूं। तो इससे खुश होकर खलीफा इसको कुछ उपाधियां देता है महमूद गजनवी को, और ये दो उपाधियां देख लीजिए आप। एक तो है यामीन उद्दौला, ये एग्जाम में आती रहती है, यामीन उद्दौला। और एक उपाधि इसको दी थी खलीफा ने, यामीन उल मिल्लत। यामीन उद्दौला का मतलब है साम्राज्य की दाहिनी भुजा, यानी राइट हैंड है पूरे अंपायर का, इस्लामिक अंपायर जो था इनका। और यामीन उल मिल्लत का अर्थ है धर्म का रक्षक, यानी इस्लाम का रक्षक। इसने एक उपाधि स्वयं ली थी, महमूद गजनवी ने एक उपाधि स्वयं ली थी और वो था गाजी। गाजी का मतलब है काफिरों का कत्ल करने वाला, काफिरों का कत्ल करने वाला, ये जो है गाजी की उपाधि है। गाजी उपाधि का अर्थ है काफिर, मतलब जो गैर मुसलमान है, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है। तो इसका ये सिद्धांत था कि भाई या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर मरो, है ना। तो ये गाजी की उपाधि इसने धारण करी थी। और अगर आपसे कोई पूछेगा गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो महमूद ये गजनवी था। तो अच्छा, अब क्या होता है कि महमूद गजनवी को ये उपाधियां मिल जाती हैं और ये उपाधि ले लेता है। फिर इसके बाद ये सौगंध खाता है कि मैं जो है भारत को जब तक लूटूंगा जब तक पूरा धर्म वहां से प्राप्त ना कर लूं। तो भारत को जो है इसका लूटने का सिलसिला चालू होता है 1000 ईस्वी से और ये चलता है 1027 ईस्वी तक। इस बीच ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। और इसके बाद जो इसका पहला आक्रमण 1000 में होता है और 17वां आक्रमण 1027 में होता है। तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों को पढ़ेंगे, है ना, सारे नहीं हमें पढ़ने हैं। और इस पूरे अभियान के दौरान ये लगभग भारत की 70% संपत्ति को जो है लूट के ले जाता है और इस संपत्ति का उपयोग ये मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में करता है और जो है
एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। ये पढ़ेंगे हम आगे चल के इसको। तो भाई 17 बार आक्रमण होता है, तो देखते हैं कौन कौन से आक्रमण हैं और फिर उन आक्रमणों के दौरान क्या क्या हुआ है। तो ये सारा घटनाक्रम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे प्रथम आक्रमण हम देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद ही रखना है। फर्स्ट जो आक्रमण है ये जो है, जो हिंदू शाही वंश है, हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र पे किया था इसने। पहला आक्रमण जो है इसने हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र पे। अब आप देखो यहाँ पे हिंदू शाही वंश जो है ये बार बार आ रहा है, तो आखिर है क्या ये? एक ब्लॉग बना लेते हैं, इसमें देख लेते हैं इसको। तो देखिए भाई, ये हिंदू शाही वंश है, और हिंदू शाही वंश जो है इसका राज्य क्षेत्र है सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है ना। तो ये फैला हुआ है यहाँ पे। एक तो इसमें सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, एंड कुछ पंजाब का हिस्सा है, और जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है। तो इससे मिलके बना है हिंदू शाही राज्य क्षेत्र। और अगर हम बात करें कि इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर, तो संस्थापक था इसका कल्लार नाम का एक ब्राह्मण, कल्लार नाम का एक ब्राह्मण, कल्लार। और वर्तमान शासक जो है, वर्तमान शासक है इसका जयपाल, जिसको इसके पिता ने भी हराया था। इसके पिता ने हराया था ना, जो पहला भारत पे आक्रमण हुआ था, सुबुक्तगिर ने हराया था सबसे पहले जयपाल को। और इस की राजधानी है उद्भांड। इसकी राजधानी जो है ये क्या है? उद्भांड। इसको कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है वहिंद भी, इसको वहिंद भी कहा जाता है, वहिंद, उद्भांड या वहिंद, दोनों में से जो भी आए वो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद जयपाल की मृत्यु बाद यहाँ पे एक शासक बनता है आनंदपाल। आनंदपाल की मृत्यु बाद बनता है त्रिलोचनपाल, और त्रिलोचनपाल की मृत्यु के बाद बनता है भीमपाल। और भीमपाल की मृत्यु के पश्चात ये राजवंश समाप्त हो जाता है। तो ये है हिंदू शाही वंश। अब देखो आओ यहाँ पे आप, तो सबसे पहला जो आक्रमण है वो ये करता है 1000 ईस्वी में। कहाँ करता है? हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र पे। और यहाँ पे जो है इसको कुछ किले मिल जाते हैं, किले जीत लेता है ये। अभी इसका डायरेक्ट किसी राजा से युद्ध नहीं हो रहा है, ये केवल किले जीत लेता है यहाँ पे। फिर इसका जो दूसरा आक्रमण है वो हुआ 1001 से लेके, और ये चला 1002 तक। इतने ईस्वी तक जो है ये दूसरा आक्रमण इसका चलता है लंबा, क्योंकि ये जब भी भारत में आया आक्रमण करने, तो ये वहां से जो भी इसको माल मिलता था उसको लेके गजनी जाता था। ये यहाँ रुकता नहीं था माल के साथ। तो इसमें जो है इसने आक्रमण किया हिंदू शाही वंश पर। यहाँ पे भी इसका युद्ध कहाँ हुआ? हिंदू शाही राजधानी जो थी, हिंदू शाही वंश की राजधानी जो थी, और उसका नाम है वहिंद। तो इसका आक्रमण कहाँ हुआ? वहिंद पे। और इसने जो है यहाँ पे वहिंद पे कब्जा कर लिया। अब देखो आप, जयपाल को किसने हराया? यहाँ पे डायरेक्ट जयपाल से युद्ध हुआ था। जयपाल को एक तो हराया था इसके पिता ने, सुबुक्तगिर ने, दूसरा इसने भी हरा दिया
तो ये काफी शर्मिंदा हुआ और जो है ये सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। सिंधु नदी में डूबकर क्या कर लेता है? आत्महत्या। सिंधु नदी में डूब के आत्महत्या कर लेता है और अपने बेटे को वो अपना राज्य सौंप देता है आनंदपाल को। अब देखिए यहाँ पे 1004 में जो है ये आक्रमण करता है आपका मुल्तान पे, और मुल्तान का जो राजा है खुसरो मलिक इसको पराजित करता है और मुल्तान को लूटता है। फिर इसके बाद 1006 में ये पुनः हिंदू शाही वंश पे अटैक करता है और यहाँ पे इसका मुकाबला होता है आनंदपाल से, और आनंदपाल इस युद्ध में हार जाता है। और ये जो महमूद गजनवी है, ये महमूद जो है यहाँ पे लाहौर, सिंध आदि क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। इसका एक बार और युद्ध होता है 1009 में, और ये भी आनंदपाल के साथ युद्ध होता है इसका, और इसमें आनंदपाल पूरे तरीके से हार जाता है और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बन जाता है कौन? त्रिलोचन पाल। अब देखिए आप यहाँ पे 1009 में ही ये भरतपुर पे अटैक करता है। भरतपुर और अलवर और इन क्षेत्रों को भी जो है ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है और यहाँ पे भी खूब लूटपाट कर देता है। चलिए नेक्स्ट है एक अभियान जो है इसका होता है 1016 में। ये महत्वपूर्ण अभियान है और 1016 में जो अभियान होता है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभियान है कन्नौज पे। कन्नौज इस समय सबसे शक्तिशाली राज्य है कन्नौज, और कन्नौज का जो राजा है वो है राज्यपाल। जब ये कन्नौज पे अटैक करने आता है गजनी से, तो रास्ते में ये मथुरा और वृंदावन में लगभग 2000 मंदिर तोड़ता ही है। 2000 मंदिरों को खंडित कर देता है, वहां की मूर्तियां तोड़ देता है पूरी। तो और यहाँ पे मंदिरों से खूब खजाना भी लूटता है। अब दरअसल था क्या कि उस समय कि जो धन रहता था वो मंदिरों में रखते थे लोग, ताकि भगवान की सुरक्षा में रहे, है ना। तो इसलिए जो है मंदिरों से इसको बहुत धन मिला यहाँ, और यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा भी है इसने। यहाँ की मूर्तियां तोड़ने के कारण जो इतिहासकार हैं इसको एक नाम देते हैं, और वो नाम है मूर्ति भंजक, या हम उसको कह सकते हैं आइडल ब्रेकर। मूर्ति भंजक या आइडल ब्रेकर, तो इसलिए इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है मूर्तियां तोड़ने के कारण। अब देखिए कन्नौज, तो भाई जैसे ये गजनी से चला, इसने यहाँ पे मूर्तियां तोड़ी और कन्नौज के राजा ने सरेंडर कर दिया।
कन्नौज के राजा ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब जब ये बात कालिंजर के राजा को पता चली, क्योंकि यहीं पे एक जगह है कालिंजर, कालिंजर जो है ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और ये भी कहाँ है, कन्नौज, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो वही कालिंजर का राजा है उस समय विद्याधर, विद्याधर नाम का राजा है। और ये राजा किस वंश का है, ये है चंदेल वंश का। आपने खजुराहो का नाम सुना होगा, खजुराहो में इसने जो है एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, कंदरिया महादेव का मंदिर, और उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। खैर, तो भाई कालिंजर का राजा विद्याधर है। जब इसको ये पता चला कि यहाँ पे मथुरा वृंदावन में मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन राज्यपाल ने किसी प्रकार का कोई भी जो है इसका प्रतिरोध नहीं किया है महमूद गजनवी का, तो ये एक संघ बनाता है, एक यूनियन बनाता है। ग्वालियर का राजा, चंदेरी का राजा, है ना, मतलब कुछ राजा हैं, जैसे कुछ राज्य थे उस समय, एक तो चंदेरी था, एक ग्वालियर है ना, एक जो है गुजरात है, एक मालवा है। यहाँ के सारे राजाओं को जो है इकट्ठा करता है, जितने भी राजपूत राजा है, और इस राज्यपाल के खिलाफ जो है कार्रवाई कर देते हैं। इसमें राज्यपाल मारा जाता है। कार्रवाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इसका कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी है कि भाई चलो कन्नौज मिल जाए, कन्नौज सबसे पावरफुल है तो मैं और पावरफुल हो जाऊं। दूसरा, इसको बहाना भी मिल गया कि भाई एक मुस्लिम ने आक्रमण किया और इसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की कोई सुरक्षा नहीं की, बल्कि ये किसके राज्य क्षेत्र में आती थी, वो कन्नौज के राज्य क्षेत्र में आती थी। तो भाई ये मर गया। अब जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी को यह पता चला कि जिस व्यक्ति ने मेरे सामने सरेंडर किया है उस व्यक्ति को मार दिया कुछ लोगों ने मिलकर। तो अब जो गजनवी है ये इसको सबक सिखाने के लिए कालिंजर पे अटैक करता है। तो अगला आक्रमण जो होता है 1019 में, और ये होता है कहां पे, कालिंजर। हालांकि 3-4 महीने तक ये घेरा डाल के रखता है किले के बाहर, लेकिन ये नहीं निकलता है विद्याधर। फाइनली ये जो है महमूद गजनवी के साथ में एक संधि कर लेता है, और उस संधि के तहत ये अपने राज्य के 15 किले जो हैं ये किसको सौंप देता है, महमूद गजनवी को सौंप देता है। और इस प्रकार से जो है ये मामला भी इसका शांत हो जाता है। अब आप आइए फिर से वापस इस हिंदू शाही वंश पे। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। अब होता कुछ यूं है कि 1021 में जो है त्रिलोचन पाल से युद्ध होता है, और पुनः एक बार हिंदू शाही वंश को जो है लूटता है, और इसमें जो है त्रिलोचन पाल की मौत हो जाती है। और त्रिलोचन पाल की मृत्यु बाद फिर इसका पुत्र बनता है शासक भीमपाल। हालांकि भीमपाल इस्लाम कबूल कर लेता है शुरू में, ताकि मेरी महमूद गजनवी से क्या बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी इस हिंदू शाही राजवंश की टेरिटरी से वापस गजनी जाता है तो ये पुनः जो है हिंदू बन जाता है। और अब जब ये हिंदू बना 1023 में, तो महमूद गजनवी पुनः इस पर अटैक करता है और इसको मार देता है, और फाइनली जो है हिंदू शाही राजवंश का खात्मा हो जाता है। तो हमने देखा कि 21 में त्रिलोचन पाल और 23 में जो है भीमपाल, ये सब समाप्त हो गया अब, है ना। अब जो है इसको पता चलता है महमूद गजनवी को कि जो भारत में सबसे ज्यादा धन संपदा है वो कहाँ पे है, वो गुजरात में है। तो अब जो है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिसमें नरसंहार हुआ है वो अभियान हमारा है सोमनाथ मंदिर का अभियान। तो हम उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ उसमें। तो देखिए ये है
16वां अभियान महमूद गजनवी का। और 16वां अभियान जो है ये हुआ 1025 और 26 में। और ये अभियान हुआ कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? एक जगह है अन्हिलवाड़। अन्हिलवाड़ इस समय गुजरात की राजधानी है। और इस अन्हिलवाड़ के पास एक जगह है काठियावाड़। आज भी काठियावाड़ नाम का डिस्ट्रिक्ट है। और काठियावाड़ में एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो इतना आकर्षक रहा कि महमूद गजनवी को यहाँ पे खींच लाया गया। तो भाई इसने सुन रखा था कि सोमनाथ के मंदिर में खूब पैसा है, अथाह पैसा, अथाह धन है ना। और इस समय जो गुजरात का राजा है वो है भीम फर्स्ट। इसी को हम कहते हैं मूलराज फर्स्ट। दरअसल क्या है कि जो सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पे जो शिवलिंग था वो ऐसा हवा में लटकता रहता था, बिल्कुल ना तो जमीन पे था, ना ही ऊपर था, ना ही दाएं ना बाएं, कोई सपोर्ट नहीं। तो लोग बाग बड़ा चमत्कारिक मानते थे, बोले वाह ईश्वर की जो है महिमा है ये। तो जब महमूद गजनवी पहुंचा सोमनाथ मंदिर, पहले तो उसने अन्निलवाड़ को लूटा। अन्निलवाड़ को लूटने के बाद जब ये सोमनाथ के मंदिर पहुंचा तो यहाँ पे उसने वैसी शिवलिंग देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और फिर उसने जो है जब दीवारें तोड़वाई तो वो शिवलिंग नीचे गिर गया, मतलब मैग्नेट से उसको साध के रखा हुआ था, है ना। और फिर उस शिवलिंग को जो है ये ले गया अपने साथ, जो उसके टुकड़े थे शिवलिंग के। और जो गजनी है, गजनी में इसने वहां की मस्जिद की सीढ़ियों पे उस शिवलिंग के टुकड़े लगाए थे। क्योंकि देखिए एक धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति है और ये चाहता था कि जो गैर मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको मुस्लिम राष्ट्र में जो है क्या किया जाए, कन्वर्ट, यानी दारुल हर्ब को काय में कन्वर्ट करना चाह रहा है, दारुल इस्लाम में। दारुल हर्ब का मतलब है कि गैर मुस्लिम राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करना। तो चलिए, तो भाई इसने जो है यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर में लगभग 50,000 लोगों की हत्या की थी इसने। और इसके बाद यहां से अथाह संपत्ति ये ले गया गजनी। ये इसका 16वां आक्रमण है और इस राजा को भी इसने जो है पराजित कर दिया। अब जब एक गजनी जा रहा था वापस तो इसको गुजरात में जो है कौन मिल गए, एक प्रजाति है जाट, है ना। आपके हरियाणा में तो खूब होते हैं जाट। तो ये जाट जो है ये काफी खतरनाक हुआ करते थे। तो भाई ये जाट जो है इन लोगों ने इस महमूद गजनवी को लूट लिया। जो गजनवी था उसका कुछ धन लूट लिया जो ये सोमनाथ से लूट के लाया था। तो तब तो गजनवी वापस रुका नहीं, हालांकि कुछ ही लूटा था, और ये वापस कहां चला गया, गजनी चला गया। वापस कहां चला गया, गजनी चला गया। और इसके बाद फिर जब पूरा धन वापस रख के आया तो इसने जो है 1027 में अपना 17वां आक्रमण किया। और 17वां आक्रमण जो है इसका अंतिम आक्रमण है। और ये किस पे किया, जाटों के ऊपर। और जाटों को जो है काफी क्षति पहुंचाई इसने। तो आपसे अगर पूछे कि पहला आक्रमण तो हिंदू शाही वंश के खिलाफ, अंतिम आक्रमण तो जो है जाटों के खिलाफ, काफी नरसंहार किया था इसने। और जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था वो था इसका जो है सोमनाथ के मंदिर पे। यहाँ पे इसको जो बहुत संपदा मिली थी। इस प्रकार से जो महमूद गजनवी है इसने अपने 17 आक्रमण से जो है
पूरे भारत की कमर तोड़ दी। लगभग भारत की 70% संपत्ति जो है ये ले गया और इसने मध्य एशिया में उसी संपत्ति से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। तो देखिए आप, ये जो है ये है मोहम्मद महमूद गजनवी के 17 आक्रमण है ना। हालांकि जो मेन है वो मैंने आपको करा दिए और इनमें से मोस्टली या तो पहला या लास्ट का या फिर नहीं तो जो है एक तो वो कालिंजर और कन्नौज और ये सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ का ज्यादा पूछा जाता है ना। और ये भाई हिंदू शाही वंश है, किस प्रकार से जो है फाइनली हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया, है ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है सिस्टम इसमें। अब यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। एक तो आप देखो महमूद जो गजनवी है इसकी जितनी उपाधियां हैं उनका मीनिंग। दूसरा मुद्दा है कि इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की है ना। जैसे एक है मूर्ति भंजक, है ना। तो मूर्ति भंजक को हम कह सकते हैं बुद्ध सिकन। इसको हम बुद्ध सिकन नाम से भी जानते हैं। बुद्ध सिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुद्ध को तोड़ने वाला, है ना। इसके बाद गाजी की उपाधि तो है ये, और यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लत, ये उपाधियां। इसके बाद पहला, अंतिम और सोमनाथ के मंदिर का, कन्नौज और कालिंजर का जो आक्रमण है उसका टाइम और किसके साथ में हुआ है वो अभियान। इसके बाद में लास्ट में आ जाएगा कि भाई जो महमूद गजनवी है ना, इसको सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो कहां से मिली है, तो सोमनाथ के मंदिर वाले अभियान से जो सबसे ज्यादा संपत्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आखिर जो महमूद गजनवी है इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो देखो एक तो है यहाँ पे अल बरूनी, सुना होगा आपने नाम। अल बरूनी के बारे में चर्चा करते हैं अपन। अल बरूनी, एक है फिरदौसी, एक है उत्बी। तो ये कुछ विद्वान हैं जो महमूद गजनवी के जो है दरबार में रहते थे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अल बरूनी को। अल बरूनी ये कहां का निवासी है, खुरासान का। खुरासान पड़ेगा भाई तुर्कमेनिस्तान में, जो सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा विद्वान है, लेखक है, बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। इसने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है उसका नाम है, या उसी को हम एक और नाम से जानते हैं, तहकीक ए हिंद। तो एक प्रश्न तो यहाँ पे ये बन जाएगा कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बड़ा कंफ्यूजन होता है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में, तो आपको अल बरूनी को कहां से जोड़ना है, आपको महमूद गजनवी से जोड़ना है। और इसने बहुत सारी किताबों का क्या किया, इसने फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। फारसी भाषा में बहुत सारे शास्त्रों का इसने जो है ट्रांसलेशन किया है। चलिए दूसरा है फिरदौसी। ये कभी भारत नहीं आया, ये तो भारत आया था लेकिन ये कभी भारत नहीं आया। लेकिन इसने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम था शाहनामा, काफी फेमस किताब है। और इस शाहनामा को हम कहते हैं अफगानिस्तान का महाभारत। अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं हम इसको।
चूंकि इस किताब को लिखने के कारण इस फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये होमर कौन है? देखिए, जो एशिया वाला देश क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र कहलाता है और यूरोप वाला पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिम की नजर में एशिया यूरोप है, पश्चिम की नजर में जो एशिया है वो पूर्वी क्षेत्र है। अब चूंकि देखो, जो इटली है, इटली का एक बहुत बड़ा राइटर था जिसका नाम था होमर। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इलियट। और इलियट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरोप का महाभारत। यूरोप का महाभारत। तो भाई ये बहुत बड़ा राइटर था, तो इससे क्या कर दिया गया? इसका कंपैरिजन कर दिया गया कि भाई इसने अगर यूरोप का इतिहास लिखा है और उसमें यूरोप का महाभारत लिखा है, तो शाहनामा भी अफगानिस्तान का महाभारत है, इसलिए इससे क्या कर दिया? इससे जो है फिरदौसी का कंपैरिजन कर दिया होमर से। इसने एक इलियट नामक रचना जो है वो करी थी, और आपने शायद एक पिक्चर देखी हो, अच्छा सा नाम है उसका, ट्रॉय। हॉलीवुड की मूवी है ट्रॉय। जो ट्रॉय मूवी है हॉलीवुड की, ये इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। इसमें यूरोप में एक देश अलग हो गया था ट्रॉय, और बाकी सारे यूरोप के देशों ने मिलकर उसके खिलाफ में जो है युद्ध की घोषणा करी थी। बाद में ट्रॉय को जला दिया गया था, है ना। तो इसको हम कहते हैं यूरोप का महाभारत। तो इसलिए फिरदौसी की किताब आपको याद रखनी है, शाहनामा। और जो है इसने महाभारत लिखा था अफगानिस्तान का। एक उत्बी है, उत्बी जो है ये एक इतिहासकार है, एक इतिहासकार है ये, और काफी विद्वान व्यक्ति है। तो ये तीन लोग जो है, और भी कई विद्वान इसके दरबार में रहते थे, है ना। तो ये जो है यहां तक हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले तो इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था तुर्कों का, और फिर इसके बाद में हमने जो है महमूद गजनवी के सारे युद्ध वगैरह पढ़ लिए हैं, और महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कि आखिर कैसा था। तो हम देख ही रहे हैं कि भाई उसने 17 आक्रमण किए, और 17 में से केवल एक आक्रमण में वो असफल हुआ था, और वो था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसमें वो विजय हासिल नहीं कर पाया था। बाकी 16 आक्रमणों में वो सफल रहा। तो इससे सिद्ध होता है कि एक अच्छा योद्धा है, एक अच्छा रणनीतिकार है ना, और एक अच्छा जो है सेनापति है, कुशल नेतृत्व करता है, महत्वाकांक्षी है, और वीर योद्धा भी है। तो हम कह सकते हैं कि वो सफल है, लेकिन ये दूरदृष्टि नहीं रखता था। अगर दूरदृष्टि रखता तो भारत के जिन क्षेत्रों पे इसने विजय हासिल करी थी उनको जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता, लेकिन उसकी भारत के क्षेत्र में कोई रुचि नहीं थी। उसको केवल यहाँ से धन चाहिए था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। वो यहाँ पे स्थायी नहीं रहना चाहता है। हम जब ये मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे तब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन ज्यादा वीर था और कौन ज्यादा योग्य था। खैर, इसके बाद में हमारा टॉपिक है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। तो देखिए आप, सबसे पहले तो भाई भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। आप ये मान के चलो कि भारत की 70% जो संपत्ति है वो ये लूट के ले गया, यानी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर हो गई।
दूसरा है यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। तीसरा है यहाँ के लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और उनको गुलाम बनाया गया, गुलाम बनाने लगे लोग। इसके बाद यहाँ पे जितने भी कारीगर वगैरह रहते थे, अच्छे कारीगर है ना, या मैं कहूँ कि कुछ काश्तकार, तो इनको भी अपने साथ ले जाते थे अपने यहाँ अपने देश। तो इस प्रकार से जो है भारत की स्थिति काफी दयनीय हो गई अरबों के महमूद गजनबी के आक्रमणों से। मेन आपका ये है और दूसरा ये। इसके बाद 1030 में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात जो है 1030 में मलेरिया से महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई और इसके बाद इसका राज्य छोटे छोटे भागों में जो है इसके उत्तराधिकारियों में बट गया और इसके काफी समय बाद लगभग आप मान के चलो 1150 के समथिंग यहाँ पे एक नई शक्ति उभर के आती है और वो है संसबनी वंश। और यही जो है गौर वंश की स्थापना करते हैं और फिर गजनबियों को क्या कर देते हैं, इनको टेक ओवर कर लेते हैं। तो भाई अगला हमारा टॉपिक होगा गौर वंश। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ डालना चाहिए तो आप उसमें जो है सजेशन भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।